जय हिंद दोस्तों। 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक हिंडाई i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नजदीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इससे आसपास की कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती है और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो और दूर खड़ी थीं उनके तक शीशे टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थीं उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस की बात है, उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो जो अभी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरे में जो कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका धमाकर धमाका है। बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीब 1.1 किलोमीटर है दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिया। एक आई कुछ दिख रहा था, सब कुछ हिल गया। इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। वहां मौजूद शॉपकीपर्स का विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंसेस भी वहां पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को तो ई-रिक्शास के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और अभी तक की इन्फेस्लन के हिसाब से इस ब्लास्ट में ये सारी एजेंसी साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनकी या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है कि यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में से अभी तक 6 कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। दूसरे विक्टिम नोमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह जुम्मन मोहम्मद ई-रिक्शा चलाते थे और अपने फैमिली के इकलौते अर्नर थे। रात को 10 बजे के मिलने इस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। अब यहां पर सोर्सेस के हवाले से इंडियन मीडिया में कई सारी खबरें चल रही हैं। आप पहला दिलचस्पा आज तक ना जानते हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी पता ही है। जैसे ही घटना का पता लगा, घटनास्थल पर होम मिनिस्टर अमित शाह मौके पर घायलों से मिलने पहुंचे। कुछ लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा अमरोहा में रहने वाले DTC के बस 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स की टीम्स भी मौके पर पहुंच जाती हैं और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहां पर पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये खबरें गलत साबित हो जाए। वैसे अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर इसे मैं मेंशन कर दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेस के हवाले से बताया है कि इस Hyundai i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26CE76741। द हिंदू को सोर्सेस ने बताया कि इस गाड़ी का ओनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको पता चला कि सलमान ने यह गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद यह गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद यह गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहां पर एक पुलवामा में रहने वाले तारीख का भी एंगल है। इसकी आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था।
लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती है कि सरकार अब इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को अब एनआईए के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद में हुई एक घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े गजवातुल हिंद यानी एजीएच के लिए काम कर रहे थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश-ए-मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजीगुंड के डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कोई भी क्या कर सकता है? 1. अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहे। यदि नागरिकों को कोई लावारिस बैग या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उन्हें बिना किसी गड़बड़ी का इंतजार किए अधिकारियों को इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए। 2. पुलिस से संपर्क करें। यदि नागरिकों को कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उन्हें जल्द से जल्द अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। आतंकवाद रोधी हेल्पलाइन नंबर 112। प्राथमिक उपचार। आपको प्राथमिक उपचार के उपायों के बारे में पता होना चाहिए। आपात स्थिति में घायल लोगों तक सही समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचनी चाहिए। इसलिए प्राथमिक उपचार से लेकर सीपीआर तक नागरिकों के लिए चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना आवश्यक है। 4. लोगों को सही रास्ता दिखाएं। लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी इमारत में आपातकालीन निकास और अग्नि निकास द्वार कहाँ है। इसके प्रति जागरूक होकर नागरिक न केवल अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी जान बचा सकते हैं। बात थी आत्मरक्षा। आपको आत्मरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो आपको लड़ने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों को आत्मरक्षा के तरीके नहीं आते। वे सिर्फ AK-47 से गोली चलाना जानते हैं।